वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं विक्रम और स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल मेटा क्रिप्टो A to Z पे। दोस्तों आज जिस मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बिकॉज आज मैं बात करने वाला हूं डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर कि डिसेंट्रलाइज रियल में होता क्या है और सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। इन दोनों के डिफ्रेंशिएशन के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम आया कैसे और कब इसकी उत्पत्ति हुई, किसने ये दिमाग लगाया और डिसेंट्रलाइज सिस्टम का निर्माण किया। इन सारी चीज़ों को हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं, बट उससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में डिफरेंस बताने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम आया कैसे, कब आया, क्यों आया। तो बताना चाहेंगे सन 2008 में दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री यानी कि USA अमेरिका में जो फाइनेंशियल रिसेशन आया था उस समय बड़ी सी बड़ी कंपनियां, बड़ी सी बड़ी बैंक्स, ना जाने उस समय लगभग 150 प्लस बैंक जो है बंद हो चुकी थी, पूरी तरह से शट डाउन हो चुकी थी। 2008 के समय में जो अमेरिका का जो आप उसके रिकॉर्ड देखेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखेंगे, आप गूगल करके देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ी आर्थिक मंदी आई थी 2008 में अमेरिका के ऊपर। तो उस समय क्या है ना, कुछ ऐसे लोग थे जिनको कि बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल झटका लगा होगा, यानी कि फाइनेंशियल नुकसान हुआ होगा। तो सबने ये दिमाग लगाया कि अगर ये सेंट्रलाइज चीज़ें हैं तभी तो ऐसा हो रहा है, अगर सेंट्रलाइज चीज़ें ना हो, अगर ये डिसेंट्रलाइज हो, किसी की कंट्रोल में ना हो तो ये मंदी नहीं आ सकती है। तो उस समय क्या हुआ कि अमेरिका की सबसे बड़ी फाइनेंशियल नुकसान के कारण बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको कि बहुत ही बड़ी नुकसान भुगतनी पड़ी थी, बहुत ही बड़ी बड़ी मतलब बिलियन डॉलर मिलियन डॉलर में जो है नुकसान हुआ था। तो उस समय कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उन लोगों ने एक माइंडसेट बनाया होगा कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिसपे कि किसी का कंट्रोल ना हो। और उस समय जो है डिजिटल यानी कि डिजिटल रुपए या डिजिटल करेंसी के बारे में उन लोगों ने सोचा और फिर डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, डेवलपमेंट हुआ। तो उस समय सतोशी नाकामोटो को माना जाता है कि कुछ ऐसे ही लोग थे जिनमें कि इनको भी काफ़ी बड़ा फाइनेंशियल नुकसान हुआ होगा, तभी इन लोगों ने मिलकर एक अलग ही मतलब करेंसी तैयार किया जो पूरी तरह से कह सकते हैं कि वर्ल्ड चेंजिंग कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को बदलने वाला एक ऐसा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तैयार किया जो कि आज तक इससे पहले कभी हुआ नहीं था। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने के बाद उस टेक्नोलॉजी का जो पूरा है ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। ओपन सोर्स रहने के कारण क्या है कि पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, किसी भी एक व्यक्ति का इस पर कंट्रोल नहीं है, ये इसको पूरी कम्युनिटी चलाती है। इट मीन्स कि कई सारे नोड ऑपरेटर होते हैं और जब तक ये नोड ऑपरेटर है तब तक जो है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को कुछ नहीं हो सकता, ना ये खत्म हो सकती है ना और कुछ हो सकता है। कहने का मतलब कि दुनिया का सबसे बड़ा जो इन्वेंशन हुआ सन 2009 में सतोशी नाकामोटो के द्वारा बिटकॉइन का जो यानी कि ब्लॉकचेन का जो इन्वेंशन हुआ, एक तरह से कह सकते हैं कि दुनिया के लिए एक वरदान है, क्योंकि आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी जो है दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी मानी जाएगी, ऐसा माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही पावरफुल मैकेनिज्म है। इनके ऊपर दुनिया की बड़ी सी बड़ी कंपनियां, बड़ी सी बड़ी जो है इकोनॉमिक बेस, चाहे बैंक हो या गवर्नमेंट हो, अपने जो है प्रोजेक्ट को चला सकती है, रन कर सकती है और बहुत अच्छे से काम कर सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम की कि सेंट्रलाइज क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है। सेंट्रलाइज से ही आपको समझ में आ जाता है कि सेंट्रलाइज मतलब सेंटर से किसी को एनालाइज किया जाने वाला, यानी कि सेंटर यानी कि कोई ना कोई एक सेंटर पे बैठा होगा, जैसे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए गवर्नमेंट के हैं तो सेम चीज़ यहाँ पे ले सकते हैं। कंपनी का कोई जो सेंटर हो यानी कि मुख्य CMD वगैरह होते हैं या जो उसके MD होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, तो हर जगह कोई ना कोई एक मुख्य बिंदु पे जो सबसे टॉप पे होते हैं कोई बैठा होता है और उसको पूरी तरह से निगरानी में रखते हैं और पूरी तरह से उस सिस्टम को रन करते हैं, उसे सेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं। चाहे आप कितनी बड़ी कंपनी ले लो, गूगल ले लो, आप एप्पल ले लो या बड़ी सी बड़ी कंपनियां जितनी भी हैं, सारी कंपनियां जो है सेंट्रलाइज है, क्योंकि किसी सेंट्रलाइज एंटिटी के द्वारा ये रन किया जाता है, मोनेटाइज किया जाता है, सारी चीज़ों को देखा जाता है। बट हम बात कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज की। डिसेंट्रलाइज एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे किसी भी थर्ड पार्टी का या किसी भी सेंट्रलाइज एंटिटी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। अगर आप किसी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं तो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट अगर आप काम कर रहे हैं तो उसकी सारी एक्टिविटीज आपके कंट्रोल में है और सारी चीज़ों का मालिक जो है, ऑनर जो है, आप खुद हैं। तो एग्जाम्पल के लिए इसे ऐसे समझते हैं जैसे फेसबुक है, तो फेसबुक का क्या है कि मार्क जकरबर्ग जो है वो है इसके CEO, यानी कि जो पूरी तरह से मैनेजिंग डायरेक्शन जो है उनके कंट्रोल में, पूरी सिस्टम जो है फेसबुक का जो है एक सेंट्रलाइज एंटिटी यानी कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में, वो जैसा इशारा करेंगे कि इसमें ये चेंज कर दो तो ये चेंज हो जाएगा, इसमें ये करना है, ये करना, यानी कि उसके अकॉर्डिंग वो जो भी ऑर्डर कर देंगे उस पर उस एप्लीकेशन में वो काम होना है। वहीं अगर हम डिसेंट्रलाइज की बात करें तो डिसेंट्रलाइज
का स्टार्टिंग ही 2009 में हुआ था, वो बिटकॉइन ब्लॉकचेन से। तो बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, और ना इसे बनाने वाले का इस पे अधिकार है, ना वो खुद को कहता है कि मैं इसका मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। या यहाँ तक कि बिटकॉइन को, इस ब्लॉकचेन को बनाने वाले को आज तक किसी ने फेस टू फेस देखा नहीं है। तो माना जाता है कि सतोशी नाकामोटो ने इसका डेवलपमेंट किया था, क्योंकि उसके व्हाइट पेपर में जो है उनका नाम है। तो इस अकॉर्डिंग जो है ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम का शुरुआत हुआ। उसके बाद आज की डेट में कई सारे डिसेंट्रलाइज सिस्टम आ चुके हैं। अब वेब3 की जब दुनिया आएगी तो आपको देखने को मिलेगा कि गूगल जैसा एप्लीकेशन जो है, ब्राउजिंग एप्लीकेशन, फेसबुक जैसा सोशल नेटवर्क एप्लीकेशन, व्हाट्सएप जैसा चैट एप्लीकेशन आपको डिसेंट्रलाइज सिस्टम में मिलेगी। और डिसेंट्रलाइज जब आ जाएगी तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी बेनिफिशियल प्रोजेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो अभी तक जो फायदा बड़ी बड़ी कंपनियां ट्रिलियन डॉलर का अपना नेटवर्थ बना रही है, मिलियन डॉलर बिलियन डॉलर का नेटवर्थ बना रही है, उस पैसे उनके पास ना जाके अब पार्टिसिपेट होने लगेंगे लोगों में, जो जिसका कंटेंट, यानी कि अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो अगर आपका कंटेंट है तो उसकी जो रेवेन्यू है आपको आएगी, और जो कुछ एक्सपेंस होंगी वो जो है इस कम्युनिटी को जाएंगी, यानी कि उसके जो डेवलपिंग में जो खर्च होते हैं उसमें जाएंगी। तो इस तरह से जो है डिसेंट्रलाइज सिस्टम आने वाले समय के लिए एक बहुत ही बड़ा बोन है, बहुत ही बड़ा वरदान है। होप सो कि आप लोगों को सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन रही हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप उसे कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर करूं। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज और क्रिप्टो के बारे में एक अच्छी नॉलेज मिल पाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।